हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले माह 19 जून को उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाना है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, लगभग 1,20,000 के आसपास। गाइज, ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, भारत में भू धारणा की प्रमुख पद्धतियाँ, ये टॉपिक यूपी लेखपाल एग्जाम से संबंधित है और वहाँ पर इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है। आपने सुना होगा रैयतवाड़ी प्रथा, जमींदारी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। तो ये जो टॉपिक है ये इसी के रिगार्डिंग है, इसी के संबंध में है। और आज हम यहाँ इन तीनों में अंतर जानेंगे कि इन तीनों का अंतर क्या होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो इन तीनों प्रथाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आज हम इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर परंपरागत कृषि जो ढांचा था उसको नष्ट कर दिया और अपने स्वार्थ के लिए भू राजस्व निर्धारण और उसके संग्रहण के नए नियम लागू किए। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद फार्मिंग सिस्टम इन्होंने लाया जिसे इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है और इसके द्वारा इन्होंने भू राजस्व की वसूली प्रारंभ करी। फार्मिंग सिस्टम जो आया था इसके तहत कंपनी किसी क्षेत्र की वसूली की जो जिम्मेदारी होती थी वो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को दे देती थी। अब ये जो सिस्टम था इसका बंगाल पर बहुत बुरा असर पड़ा और इससे किसानों का जो शोषण था वो भी बढ़ा। इसके अलावा वे भुखमरी तक भी पहुंच गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भी दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम इसमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, इसमें परिवर्तित कर दिया गया। यानी अब जो दहसाला बंदोबस्त था वो 1793 में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित स्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू क्षेत्र का पूर्ण स्वामित्व दिया गया और उन्हें उसका पूर्ण स्वामी माना गया। देखिए, ये भारत में जो प्रमुख भूधारण पद्धतियाँ थीं वो उस समय 3 चल रही थीं। एक थी स्थायी बंदोबस्त या जिसे हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, दूसरी थी महलवाड़ी प्रथा और तीसरी थी रैयतवाड़ी प्रथा। अब हम इन तीनों भूधारण पद्धतियों को एक-एक से डिस्कस करेंगे और इनके बारे में अंतर को जानेंगे। सबसे पहले हमारी आती है स्थायी भूमि बंदोबस्त या फिर जमींदारी प्रथा। तो देखिए, ये जो प्रथा है, इस प्रथा का प्रारंभ वर्ष 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त द्वारा बंगाल में लागू हुआ था। ये जो प्रथा थी ये प्रारंभ हुई थी इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से। इसकी शुरुआत करने वाले गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था और ये जो व्यवस्था थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसे ही अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर 11 में से 10 हिस्से कंपनी के पास जमा कराना होता था। यानी अगर भू राजस्व के तौर पर इन्हें मान लेते हैं 11 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसमें से जो 10 रुपये हैं वो कंपनी के पास जमा कराना होता था और 1 रुपये ये जो जमींदार होता था ये रख लेता था। इस व्यवस्था के तहत जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन वापस छीन ली जाती थी। अब जो काश्तकार होते थे उनसे ये मनचाहा जो लगान था वो वसूल करते थे और यदि जो काश्तकार हैं वो टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे उनकी जो काश्तकारी है और उनकी ज़मीन है उसको इनके द्वारा छीन लिया जाता था। ठीक है, अब जो कुल मिलाकर जो काश्तकार हैं वो पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक, इस व्यवस्था के लाभ के रूप में कंपनी की आय का एक निश्चित हिस्सा तय था। यानी यहाँ पर कंपनी को एक निश्चित हिस्सा जमींदार के द्वारा दिया जाता था, जिस पर फसल नष्ट होने का कोई असर नहीं पड़ता था। चाहे बारिश हो, चाहे आगजनी हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो जिसके कारण फसल को नुकसान होता है, इन सब का कोई भी असर नहीं पड़ता था। कंपनी को एक फिक्स जो आय थी वो यहाँ से दी जाती थी। अब बात करेंगे जब
आगजनी हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान तो या काश्तकार तो वैसे ही मतलब परेशान हो जाता है, फिर भी उनसे एक निश्चित जो आय था वो हिस्सा ज़बरदस्ती उनसे लिया जाता था। इस कारण जो काश्तकार थे वो पूरी तरह से असहाय हो चुके थे इस प्रथा में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत जमींदारों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई, क्योंकि भाई उनको तो अपने जो उनका हिस्सा है उससे मतलब है, क्योंकि इन्हें भूमि का पूर्ण स्वामी स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही भूमि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया कि लोगों के पास खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अब जो काश्तकार थे उन्हें जबरन खेती ही करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कोई अन्य साधन नहीं था, ठीक है, आय का या कहें तो व्यवसाय का कोई अन्य साधन नहीं था। तो यहाँ पर जो काश्तकार थे वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में थे, लेकिन इसके अलावा जो ज़मींदार थे उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी, क्योंकि उनके लिए जो फिक्स आय थी वो उनकी हो रखी थी। अब अगली जो व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, भू राजस्व की वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा लागू यह दूसरी व्यवस्था थी। अब इन्होंने दूसरी व्यवस्था लागू करी जिसे रैयतवाड़ी के नाम से जानते हैं। अब इसका जो जन्मदाता था ये थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर इनको माना जाता है। इसे सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के बारामहल जिले से इसे शुरुआत किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% क्षेत्र पर लागू था, यानी ब्रिटिश भारत के समय जितना भी कृषि क्षेत्र था उसका 51% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। अब ये व्यवस्था तमिलनाडु के अलावा मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। इसके तहत रैयतों, यहाँ पर रैयत का जो अर्थ है वो किसानों से होता है, वहाँ पर काश्तकार थे, यहाँ पर रैयत हैं तो यहाँ पर किसानों से इसका अर्थ लगाया गया है। इनको भूमि का मालिकाना हक और कब्जादारी का अधिकार दिया गया। अब आप देखते हैं जो हमारी पहले वाली प्रथा थी जमींदारी, उसमें जमींदार का भूमि पर हक था और स्वामित्व था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया और उन्हें कब्जेदारी भी दी गई। ये अंतर है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कृषक ही भूस्वामी होता था, यानी जो कृषि करेगा वही भूस्वामी होगा, जिसे भूमि के कुल उपज का 55% से 33% के बीच लगान कंपनी को अदा करना पड़ता था। यानी जो आपका 55% से 33% के अंतर्गत जो लगान आता था वो किसान को, रैयत को, कंपनी को अदा करना पड़ता था। इस लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर काफ़ी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। इनसे जो वसूली की जाती थी ये काफ़ी कठोरता से की जाती, यानी कुछ भी हो आपको यहाँ पर जमा करना ही होगा कंपनी को लगान, ठीक है। 55 से 33% काफ़ी ज़्यादा इसकी जो लगान था वो देना पड़ता था कुल उपज का। अब यहाँ देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? पहला तो ये था कि भू राजस्व की नियमित वसूली की जाए, ठीक है। दूसरा उद्देश्य था रैयतों की स्थिति में सुधार किया जाए। अब यहाँ पर जो पहला इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो तो कम्प्लीटली फुलफिल हुआ, यानी जो भू राजस्व की नियमित वसूली है वो तो काफ़ी अच्छी तरह से पूरी हुई, लेकिन रैयतों की स्थिति में सुधार ये बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरा बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि जो इनसे वसूली की जाती थी उसकी दर काफ़ी ऊँची थी। इसके अलावा इनकी स्थिति में सुधार न होने के कारण महाजन और रैयतों के मध्य संघर्ष यही इसका कारण बना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारी अगली व्यवस्था है जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। महलवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था हम जानेंगे। ये तीसरी व्यवस्था थी भू राजस्व की वसूली की। अब देखिए महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र के 30% हिस्से पर लागू थी। इसमें लगान की दृष्टि से संपूर्ण गांव एक इकाई माना जाता था और इसमें लगान को राजकोष में जमा कराने का दायित्व गांव के मुखिया का होता था। अब यहाँ पर देखिए जो राजकोष में जमा कराने का दायित्व किसको दिया गया? गांव के मुखिया को। जो भी लगान होगा वो गांव का मुखिया लेगा और एक इकाई के रूप में गांव को देखा जाता था कि यानी मान लीजिए एक इकाई है और इसका जो राजकोष में लगान है जमा कराना है ये उस गांव के मुखिया को जमा कराना है। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? तो दक्कन के कुछ जिले आते थे, संयुक्त प्रांत आगरा आता था, अवध आता था, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्से इसके अंतर्गत शामिल थे, क्योंकि आपको बताया गया कि यहाँ पर 30% जो हिस्सा था वो इस बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित हुआ करता था, यानी एक अनुमान से जो लगान था वो निर्धारित किया जाता था। इस कारण से ये जो व्यवस्था थी ये पूर्ण रूप से और बुरी तरह से असफल हुई।
अब ये जो विसंगति थी, यानी कोई फिक्सेशन नहीं था यहाँ पर, जो लगान लिया जाता था तो कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपनी जेब भरने लगे और कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ रहा था। ठीक है, यानी जो कंपनी थी उसको लगान वसूलना था, उस वसूलने में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है जितना उसको लगान वसूलने पर मिल नहीं रहा है। ठीक है, और यहाँ जो बीच के जो अधिकारी थे कंपनी के, वो अपनी जेब इससे भरने लगे थे, क्योंकि कोई फिक्सेशन नहीं था कि कितने परसेंट लेना है या कितने परसेंट नहीं लेना। ठीक, अगला देखेंगे, ये यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर है, जो हमारी जमींदारी प्रथा थी और रैयतवाड़ी प्रथा थी उसके उन दोनों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर ये पाया जाता है, क्योंकि कोई फिक्सेशन नहीं था लगान का। अगला देखेंगे, व्यापारी वर्ग खड़ी फसलों को खेत में ही कम कीमत पर खरीद लेता था। जो व्यापारी हुआ करते थे वो खड़ी फसलों को खेत में ही कम से कम कीमत पर खरीद लेते थे और किसान उसको बेच भी देता था। रीज़न क्या था कि किसान को जो अपनी तात्कालिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, और उसके लिए वो क्या करते थे कि फसल को मंडी में ना ले जाकर कटाई के समय खेत में ही बेच देते थे। अब जो वही अनाज होता था जिसे किसान खेत में बेच देता था, उसे ही 6 माह बाद वह अधिक कीमत देकर बाज़ार से खरीदता था, क्योंकि उस समय तो उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसे अपना अनाज बेचना पड़ा, लेकिन बाद में उसे जब खाने के लिए अनाज नहीं बचा तो उसे दोबारा से वही अनाज मार्केट में जाकर खरीदना पड़ा। अब यहाँ देखेंगे जो उसकी तबाही का कारण बनता था, क्योंकि अब जब आप दुगने दाम पर अपना अनाज, स्वयं का अनाज खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आप तबाही का कारण तो वो बनेगा ही। आप देखेंगे ये जो व्यवस्था है इसको लाने वाले कौन थे, तो हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था को लाने वाले थे। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है तीनों प्रथाओं को भू राजस्व की, जो आप जानते हैं जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। आई होप आप इन तीनों व्यवस्थाओं में जो पद्धतियाँ हैं भू राजस्व की इनको समझ चुके होंगे, इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये भी जान चुके होंगे। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख सकते हैं और इन तीनों में आप अंतर को जान सकते हैं। गाइज, वीडियो लेखपाल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको सीरियसली ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।